आगामी 15 नवंबर को हमारा झारखंड 23वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। जी हाँ, 15 नवंबर 2000 को झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के विभिन्न सपनों के साथ झारखंड को बिहार राज्य से अलग किया गया और इन 23 वर्षों में झारखंड ने विभिन्न दुर्गतियों को पार करते हुए अपने वयस्क अवस्था में पहुंच चुका है। इन्हीं वयस्क अवस्था को देखते हुए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और यहाँ की सबसे बड़ी मुद्दा आदिवासियों के जल जंगल जमीन की ही है। और हमारे साथ इस वक्त आदिवासी समाज के एक ऐसे अगुवा हैं जो हमेशा जल जंगल जमीन के लिए खड़े रहते हैं, अपने आदिवासी मूलवासी भाई बहनों के लिए खड़े रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता राजेश लिंडा दादा की, जिन्होंने विभिन्न संगठनों में अपना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी रूपों में अपना योगदान दिया है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, दादा आदिवासी सेना के संगठन सचिव और मैं माटी संस्कृति बचाओ मोर्चा के संगठन स्थापना संगठन सदस्यों में से एक हैं, जो हमेशा यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के जल जंगल जमीन की बातों को तत्परता के साथ रखते हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। आज हम दादा के साथ इन 23 वर्ष की जो एक युवा अवस्था की जो झारखंड है, इस झारखंड की दुर्दशा और इस स्थिति पर हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। दादा, सबसे पहले जोहार। जोहार आपके चैनल को के माध्यम से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और झारखंडी जोहार करते हैं। दादा, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जो हमारा आने वाला 15 नवंबर को हमारा राज्य 23 साल का होने जा रहा है। यानी कि 23 साल कोई छोटा मोटा समय नहीं होता है। एक युवा जब पैदा लेता है और 23 साल तक होते होते वो जवानी की अवस्था में हो जाता है और वो अपनी करियर और अपने शादी विवाह नया जीवन शुरुआत करने जाता है। तो दादा, इन 23 वर्षों में आप झारखंड को किस स्थिति में देखते हैं? अभी झारखंड का 23 साल हो गया है, उम्र बढ़ी है, लेकिन जो बोलते हैं ना कि झारखंड का जो विकास होना चाहिए, जब झारखंड अलग हुआ उस समय 3 राज्य का मैंने अलग किया गया। छत्तीसगढ़ आपका मैंने इस तरह का 3 राज्यों का मैंने अलग किया गया। उसमें सबसे अभी अगर देखा जाए तो हमारा झारखंड हर दृश्य में मैंने पीछे है। उस हिसाब से मैंने जिस गति से प्रगति करना चाहिए वो उस गति से प्रगति या विकास या यहाँ का जल जंगल जमीन, यहाँ का आदिवासी मूलवासियों का विकास नहीं हुआ है। और मैंने हाँ, पूर्व बिहार था उस समय से मैंने कुछ बेहतर हुआ है, क्योंकि पूर्व बिहार में जब बिहार से राज्य चलता था तो होता क्या था कि यहाँ पुलिस को भी पहुँचने में दिक्कत होता था, मैंने गांव तक, मतलब उस समय राजधानी पटना हुआ था। उस समय राजधानी बिल्कुल राजधानी पटना हुआ करती थी। आजकल नया कहीं पर रोड सब रोड बन गया, थाना नहीं, कई जगह नया थाना, विभिन्न टीओपी थाना सभी हो गया और स्कूल भी कई बन गए, राज्य सरकार का भी बन गया, केंद्र सरकार का भी बन गया। उसी तरह रोड का चकाचक बन गया। कहीं गांव घर में उस समय एक फूटा नहीं था तो कम से कम बिजली भी पहुंच गया है। लेकिन बात रही कि अभी भी पीछे है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे गांव में टाउन के नज़दीक में विकास दिखता है, लेकिन अगर टाउन से मैंने रांची से या जहाँ जिला है उससे जिला से 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर के बाहर जाते हैं जिला के। जैसे रांची से 20 किलोमीटर के बाहर जाइए, गुमला से 5 किलोमीटर के बाहर जाइए, मतलब शहर से लगभग 15-20 किलोमीटर बिल्कुल, मैंने जहाँ जिला से 10 किलोमीटर के बाद जाइए तो सही में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है उसका पता चलता है। कहीं आप देखिए, इधर तमाड़ एरिया में, पहाड़ी एरिया में, उधर चैनपुर एरिया में अगर विकास होता तो लोग पलायन नहीं होते, प्रदेश नहीं जाते, रांची नहीं आते चैनपुर गुमला के। उसी तरह तमाड़ बुंडू तमाड़ का अगर बुंडू तमाड़ में ही रोजगार और काम मिलता तो रांची नहीं पलायन करते। उसी तरह बंगाल नहीं भागते, असम नहीं भागते। तो आज भी अगर हम स्टेशन में बस डिपो में देखें या रेलवे स्टेशन में देखें तो वहाँ पर माने पलायन करने वालों का संख्या दिखता है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि माने जिस तेज से झारखंड को विकास करना चाहिए हर रूप में, धंधा पानी में,
रोजगार में, शिक्षा दीक्षा में या मालिक बनने में या बिजनेस में इस तरह का नहीं हुआ है। और करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सरकार से भी झारखंड राज्य में माने कई माने राजनीतिक दलों का सरकार बनती है, लेकिन सभी कोई बड़ा बड़ा वादा करते हैं, फिर भी जो विकास का गति को तेज नहीं बढ़ा पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दादा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है जहाँ पे खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। एक आंकड़ा कहता है कि 40% से ज़्यादा खनिज संपदा हमारा देश को झारखंड राज्य उपलब्ध कराता है। लेकिन दादा, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता इन 23 वर्षों में झारखंड में अगर हम विकास के नाम पे अगर किसी चीज़ का लूट की अगर हम माने तो लूट सबसे ज़्यादा जमीन की मानी जाती है। हम लोग राजधानी रांची में रहते हैं। राजधानी के रांची के अगल बगल आप जब देखते होंगे कितने धड़ाले से यहाँ के CNT एक्सपेटी एक्ट की ज़मीन को लूटा जा रहा है। दादा, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि भारत अंग्रेज ज़माना में सोना का चिड़िया कहा जाता है, और अगर यहाँ भारत देश में झारखंड आज यहाँ पर झारखंड का धरती में यहाँ पर माने खनिज पदार्थ आपको तरह तरह का खनिज पदार्थ, अबरक हो, कोयला हो, फिर आपका बॉक्साइट हो, माने लोहा हो, चांदी हो, माने कुछ ना कुछ प्रतिशत में, माने अच्छा प्रतिशत में 18 से कोई 95% तक भी मिलता है, कोई 80% भी मिलता है। तो सबका अलग अलग रेशियो है। और यहाँ का जमीन, यहाँ के धरती धनी रहते हुए भी यहाँ के लोग गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, और माने शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, और माने बिजनेस के रूप में, और लोग पलायन कर रहे हैं। तो हम लोग को देखना है कि भाई कैसे हम लोग प्रगति करें। और आपने पूछा कि जमीन का लूट सबसे ज्यादा हुआ है। बिल्कुल। केंद्र सरकार बोलिए तो खनिज पदार्थ का यहाँ का लूट किया है, बिल्कुल, और बिल्कुल। जमीन का बोलिए तो यहाँ के जो बाहर राज्य से जो आ रहे हैं, बिल्कुल जो यहाँ बस रहे हैं, यहाँ नौकरी के लिए अगर खान में काम करने आ रहे हैं तो यहीं के लोग बन जा रहे हैं। बिल्कुल। अगर फैक्ट्री में काम करने आ रहे हैं तो यहीं के लोग बन जा रहे हैं। सचिवालय में काम करने के लिए आ रहे हैं तो यहीं के लोग बन जा रहे हैं। तो जहाँ कहीं से भी लोग आ रहे हैं, यहाँ बस जा रहे हैं, यहाँ से वापस नहीं जा रहे हैं। इसी चलते जो जमीन का लूट, जो CNT SPT होते हुए भी, पेशा कानून होते हुए भी टाउन के नज़दीक में जमीन का लूट हुई है। और अब मैं बताना चाहता हूँ, CNT बिरसा आंदोलन के बाद उभरा हुआ एक कानून है, जो अंग्रेज जो ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश के थे, बटिस्ट हाफमैन ने बहुत सोचा कि यहाँ का जल जंगल जमीन, आदिवासियों का हक अधिकार खत्म हो जाएगा। लंगोटा कारिया पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं ये लोग, माने साहूकारों से भी, ब्रिटिशों से या दूसरे राज्य से आने वाले लोगों से जमीन को नहीं बचा सकते हैं। इसीलिए 1908 में इसको बना उना करके यहाँ लागू किया अंग्रेज सरकार ने 1908 में। उसके बाद यहाँ कई धाराएं बनाई गई, जैसे 19 अध्याय और 271 धाराएं बनी। उसके तहत पूरा छोटा नागपुर का जल जंगल जमीन का अधिकार आदिवासियों का ही हो। उसी तरह SPT एक्ट बना, जिसमें 9 अध्याय और 71 धाराएं बनी, जिसमें संथाल परगना के वहाँ के संथालियों का जो दयनीय स्थिति का या बौद्धिक स्तर कम होने के कारण उस समय सभी एक्ट मैंने बनाया गया, जिससे सभी का जल जंगल जमीन और एकड़ों जमीन होता है। क्योंकि अगर इन माने जंगल में रहने वालों को कुछ पैसा या दारू पिला करके या हड़िया पिला करके या कुछ पैसा दे करके जमीन पर लूटने का काम उस समय भी होता था। बिल्कुल। जो आज हो रहा है। आज तो अपने ही लोग CNT SPT पेशा कानून होते हुए भी रांची के इर्द गिर्द आप देखिए, रांची के जो रिंग रोड के अंदर में, अच्छा रिंग रोड से 1 किलोमीटर बाहर में भी जमीन का लूट धड़ल्ले सा है। ये सारे कानून व्यवस्था, सारे एक्ट, CNT SPT पेशा, थाना अपना, पुलिस अपना, सरकार अपना, वो भी लूट रही है। कारण क्या है? पहला कारण अपने आप को हम मने यहाँ पर सरकार का है कि ऐसे कानून बनाएं ताकि रोज जो बिहार से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, बाहर स्टेट से आ रहे हैं,
प्रत्येक दिन 5,000 लोग आ रहे हैं, उसमें 1,000 वापस आ रहे हैं और 4,000 यहीं रह रहे हैं। दूसरी चीज है, अगर बाहर के लोग आएंगे बिल्कुल तो सीएनटी एसपीटी या पेशा एक्ट रहे, जमीन रुक माने बिकना नहीं रुकेगा। कारण क्या है कि आप हवा भरते रहिएगा बैलून में तो फूटेगा ही फूटेगा। तो कानून है जरूर आदिवासी मूल आदिवासियों का माने बचाने के लिए, लेकिन लोग इतना आ रहे हैं बाढ़ की तरह कि यहाँ जो बैलून की तरह यहाँ का जमीन का लूट हो रहा है, फट जा रहा है। और सरकार से ये उम्मीद करते हैं, अगर यहाँ के जल जंगल को जमीन को बचाना है तो बाहरियों को माने रोकना होगा आने से, और वो कानून बना करके वो अगर आते भी है तो उनको, हम तो जानते हैं कि पूरे माने देश में संविधान है कि रोज लोग कमा खा सकते हैं, प्रत्येक स्टेट में जा सकते हैं, बस सकते हैं, लेकिन यहाँ से सीएनटी एसपीटी एक्ट या 5वीं अनुसूची को देखते हुए यहाँ का जमीन ना लूट हो, इसलिए बाहरियों को कैसे हम आने से रोकें। अगर आते हैं भी तो उनको केवल नौकरी तक ही सीमित रखें, और नौकरी में भी आरक्षण अपने लोगों को देना पड़ेगा। तो इस तरह के कई मुद्दे हैं जमीन लूटने का। और दूसरा चीज कहते हैं, अगर जमीन को बचाना है तो यहाँ का तो आप देखते हैं कि यहाँ का राजनीतिक अगुआ लोग भी केवल राजनीतिक प्रॉफिट के लिए अपना अगुवाई करते हैं, और कभी भंजाने का भी समाज को काम करते हैं। उसी तरह आपको देखिएगा सामाजिक अगुआ लोग, धार्मिक अगुआ लोग, आप कई सम्मेलन करेंगे, कई सभा करेंगे जमीन को बचाने के लिए, पता चलो भीड़ को दिखाए और कहीं पर जा करके कोई दूसरे माल पानी का बात कर लेते हैं या पीछे हट जाते हैं। तो इस तरह का माने सब सामाजिक संगठन, ये लोग का भी, हम लोग का भी गलती रहती है। दूसरी चीज, ईमानदार लोग कम रहते हैं, तो ईमानदारी तो बरतनी पड़ेगी। दूसरी चीज कि हम लोग आदिवासी लोगों को धंधा पानी अगर में आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए आपको शिक्षा दीक्षा भी लेना पड़ेगा। और खान में या आपको खनिज पदार्थ के लिए, हक अधिकार के लिए हम लोग को लड़ना भी पड़े, तो लड़ने के लिए भी आज पैसा चाहिए। तो आर्थिक रूप से सक्षम होने के लिए छोटा बड़ा जो भी धंधा मिले, माने धंधा पानी में, रोजगार में आवे। और साथ में हम लोग को सरकार को माने ये, क्योंकि सीएनटी एसपीटी का एक्ट आदिवासियों का जमीन है, यहाँ आप देखते हैं कि जनरल लोग को अगर 5 डिसमिल 2 डिसमिल 1 डिसमिल भी जमीन है तो उनको लाखों रुपया मिल जाता है। और हमारा लोन की बात, हाँ लोन का बात कर रहे हैं। उसी तरह आपका आदिवासी लोग का एकड़ों जमीन है लेकिन लोन नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, सरकार को बहुत सारा व्यवस्था करती है, लेकिन इसको कब लागू करेगी, बहुत मुद्दा उठते हैं। हो सकता है कि हम लोग का विधानसभा में मैंने पास हुआ है आपके। हाँ, जैसे कि अभी आदिवासी सीएनटी और एसपीटी जमीन पे लोन देने के लिए सरकार प्रावधान कर रही है। बीते दिनों कैबिनेट पे इस पर बैठक भी हुई है, लेकिन अब इस धरातल पर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये बड़ी बात है। तो पास हुई है, बैठक हुई है, लेकिन सरकार का मात्र हमको लगता है आयु इस टर्म में माने 6 महीना है। उसके बाद आचार संहिता आ जाएगा। तो जब ये 4 साल बीत गया, ये कुछ नहीं बना। रोजगार भी जितना हम लोग का हेमंत सरकार बोले थे वो नहीं कर पाए। उसी तरह आपका बना रोजगार में नहीं कर पाए, और इस तरह का लोन का प्रावधान नहीं कर पाए। माने बहुत कमी रह गई है। सरकार हमारी है, लेकिन इनको माने हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी को तीव्रता से काम करे। अब जितना बचल खुचल है, माने औद्योगिक नीति, आपका रोजगार नीति, स्थानीय नीति, इस सबको सुधार करके लागू करे, ताकि, क्योंकि इस सरकार में आप देख रहे हैं कि उम्मीद था, विश्वास था, हम लोग का आदिवासी सरकार है और अभी भी है विश्वास। जितने भी काम है, अगर चाहेंगे, सरकार है, चाहेंगे तो ये 6 महीना में बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो दादा, आपने प्रखरता से सीएनटी और एसपीटी एक्ट की बात कही। दादा, एक और कानून जो कि मतलब 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आदिवासियों को बहुत बड़ा कानून माना जाता है, वो पेशा कानून 1996 में जो लागू की गई थी, जिसके तहत लोग बोला जाता है ना लोकसभा ना ग्राम सभा पैक्स, जिसके तहत कहा जाता है ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। यानी कि पेशा कानून के तहत ग्राम सभा को सारी प्रावधान दिया गया है, जिसके तहत हर फैसला ग्राम सभा ले सकती है। परंतु कहीं ना कहीं ग्राम सभा आज अपनी हाशिए की अवस्था में जा रही है। लोग ग्राम सभा को मानने से इनकार कर रहे हैं। इसको दादा आप कैसे देखते हैं और इस पे आप क्या समाधान देना चाहते हैं?
अभी महीना दिन पहले हमारे राज्य सरकार ने अपना हम लोग का विधानसभा से पास किए हैं पेशा कानून को, और ये सराहनीय के बात है, धन्यवाद के पात्र है सरकार हम लोग आदिवासी समाज की ओर से और हमारी संगठनों की ओर से उनको दिल से धन्यवाद करते हैं। ज़रूर हम जानते हैं कि गांव के लिए बहुत बड़ा कानून है, लेकिन रही की बात अगर पेशा कानून भी आए, गांव में ग्राम सभा हो, लेकिन ग्राम सभा में बेईमान लोग आ जाए, माने बेईमान किसको कहेंगे, जो छल कपट, जो जैसे टाउन के नज़दीक में तो गांव का बात माने ग्राम सभा का बात माने मजबूत नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो भी यहाँ पर आप बनाइएगा सामाजिक अगुआ लोग यहाँ पे ज़मीन बिक्री करने में है। उसी तरह हम लोग का अगर मुखिया प्रमुख या विधायक सभी कोई ज़मीन में लिप्त है, ज़मीन को कैसे ख़त्म करना है, बचाने का तो बातें नहीं है। तो कहने का मतलब है कैसे बचेगा। यहाँ अगर देखा जाए रांची के इर्द गिर्द में जितना मुखिया और सरपंच लोग हैं, कुछ न कुछ लोग हैं जो किसी के दिल में समाज को आगे बढ़ाने के लिए लोग हैं, लेकिन अधिकतर लोग माने जाने अनजाने में समाज को नहीं देख रहे हैं। और ज़मीन, क्योंकि अगर सब कोई ईमानदार होते तो हमको लगता है कि सभी पंचायत एकदम ज़मीन नहीं बिकता, लोग नहीं बसते, सादा पट्टा हुक्मनामा नहीं बनता और लोग गरीब गुरुआ और आदिवासियों का ज़मीन नहीं लूटता। लेकिन ग्राम सभा भी लागू होगा तो वहाँ ईमानदार लोगों को हम लोग को लाना पड़ेगा। 500 संख्या का हो या 5000 का संख्या का हो, उसमें हम लोग को यदि टाउन के नज़दीक में माने पेशा कानून जो हमारे बीच में है, अभी सरकार पास की है, लेकिन लागू का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और सरकार से निवेदन भी है कि पेशा कानून को जल्द से जल्द लागू करें। लेकिन रही बात कि क्या कामगार हो पाएगा, हाँ, ये बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह है। जैसे कि मतलब पेशा रूल 2022 जो लागू करने जा रही है, उसमें यहाँ के जो ग्राम प्रधान को बहुत ज़्यादा मतलब शक्ति देने का बात हो रहा है। इस पे कुछ संगठन और कुछ अगुआ लोग इस पे आपत्ति भी दर्ज कर रहे हैं। बहुत माने क्योंकि पेशा एक्ट के तहत ग्राम प्रधान या मुखिया सरपंच गांव के लोगों को ये बहुत बड़ा अधिकार मिलेगा। लेकिन अगर गांव का ग्राम प्रधान माने जो ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा टाउन के नज़दीक में, तो ये हमको जो लगता है ज़मीन, क्योंकि यहाँ का जो मुखिया बनता है वही ज़मीन बिक्री करने में रहता है, यहाँ का जो सरपंच बनता है प्रधान बनता है वही भंजाने में रहता है। उसी तरह विधायक और माने आपको प्रमुख बनते हैं वो लोग भी लालचाहा हो जाते हैं। क्योंकि तो कहने का मतलब अगर ये जो सरकारी तंत्र का जो सरकार के अंग होते हैं वो लोग अगर ग्राम सभा में रहेंगे बहुत वेलकम का, लेकिन उनका किस तरह का मनोवृत्ति है, उनका चिंतन, उनका विचार कैसा रहता है, इस पर देखा जाए, ताकि क्योंकि ग्राम सभा में वही लोग रह जाएंगे। तो ग्राम सभा में देखिए गांव में क्या होता है, बहुत कोई पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कुछ मतलब 5 पढ़ा लिखा हुआ और वही लोग गांव को चला रहा है। तो क्या करेगा कि अगर कोई गलत फैसला लेना है, गांव ज़मीन को बचाना है, उस तरह का क्या करेगा कि खिला करके सबको माने मांस दारू हड़िया दे करके उनको एक गलत माने वोट दिला देगा और उसको ग्राम सभा का रूप दिखा करके आपको पास कर देगा। तो ये न्याय नहीं होगा। लेकिन अगर ईमानदार लोग रहे, टाउन हो चाहे गांव हो देहात हो, किसी भी राज्य में हो या किसी भी माने गांव जिला टोला में हो, अगर ईमानदार और ठोस लोग जो समाज को माने एक उन्नत समाज बनाना चाहते हैं, आदिवासियों का मूलवासियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, गांव घर को सुरक्षा रखना चाहते हैं, जमीन जायदाद और ये जो कल माने पहाड़ पर्वत को वैसे माने दृश्य रखना चाहते हैं और ईमानदार लोग रहेंगे, तो ग्राम सभा से आप जो बोले हैं कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा ये साकार होगा और एक नया दिशा मिलेगा राज्य को उन्नति करने के लिए। और जो लोग गांव के लोग चाहेंगे, जहां विकास करना चाहेंगे, जहां काम कराना चाहेंगे, ज़मीन बचाना चाहेंगे, सब बचेगा। और इसी परिदृश्य माने इसी दिन देखने के लिए माने हम लोग देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दादा अंत में एक और सवाल, एक और सवाल आखिरी में हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसा कि 23 साल का झारखंड हमारा होने जा रहा है आगामी 15 नवंबर को, और इन 23 सालों में
झारखंड में विभिन्न दलों ने, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, सभी ने अपने अपने स्तर से शासन चलाया। जहाँ तक हम जानते हैं 15 से 17 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ पे राज्य चलाया गया है। दादा, इस दरम्यान में मतलब इस दौर में आप कैसे देखते हैं इसको कि मतलब भारतीय जनता पार्टी जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे झारखंड में राज की, उनका और अभी का जो महागठबंधन की सरकार जो 4.5 साल लगभग होने जा रही है, इन दोनों को आप तुलनात्मक रूप में देखेंगे तो कौन बेहतर काम कर रहा है? क्योंकि हम सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैंने हम लोग देखते हैं कि कोई पार्टी से नहीं है, कोई क्योंकि पार्टी से रहता तो एक तरफा मैं इसको सुनाता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्योंकि 17 साल बीजेपी काम किया और 17 साल में उन्हीं का कार्यकाल ज़्यादा रहा और 17 साल कही गए कि यंग उनका जो जवान एक बच्चा को 17 साल तक उन्होंने देखभाल किया। लेकिन उन्होंने जिस तरह से उनको, मैं शुरू से बोला कि जिस गति से झारखंड विकास करना था, आगे बढ़ना था, उस हिसाब से नहीं हुआ। और इसमें भारतीय जनता पार्टी का भी इसमें अपना सहभागिता नहीं होने का कारण में है, क्योंकि ज़्यादा समय तक दिया, ये केवल राजनीतिक प्रोपेगेंडा करके और अब मैंने राज किया। उसी बीते जो रघुवर सरकार के समय में यहाँ शासन चला, उस समय तो मैंने हिटलर का शासन लोग कहते थे, क्योंकि यहाँ का आंदोलन भी, यहाँ का आवाज़ उठाते थे, उनको दबा देते थे। आप कांड को देखिए, लगा खूंटी का कांड को, मैंने जब यहाँ रांची में सम्मेलन होता था, मैंने आवाज़ उठता था, तो इसको रघुवर सरकार जी इनको दबा देने का काम किया, बैरिकेटिंग लगाया, पुलिस फोर्स भर करके, हाँ मैंने हाथ गोड़ कभी कभी तोड़ने का भी काम किया। उसी तरह सहिया लोग को भी तोड़ने का काम किया है। और आप बता दें, 1 रुपया में जो जमीन बिकवाने का काम किया है, लैंड बैंक बना करके गए, गांव का जमीन को देख करके दूसरे के नाम से डीड मोटेशन करवा दिया है। तो इस तरह से जितना उसको, क्योंकि देखिए मैंने कोई भी सरकार आवे, जब तक यहाँ का लोगों को शिक्षा, दीक्षा, रोजगार और ये रोजगार और मैंने ना दे तो मैंने विकास नहीं हो सकता है। उसी तरह आपका थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले गौरव यात्रा भी निकला गया, गौरव दिवस मनाया गया, संकल्प यात्रा निकला गया। तो ये भाजपा यहाँ के, अगर बोला जाए कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय जेपी नड्डा जी आए थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आपका बाबूलाल मरांडी, ये संकल्प यात्रा निकाले। मतलब कई तरह के ये लोग मैंने जाल बिछाने का काम कर रहे हैं, जाल बिछाने का काम कर रहे हैं, मछली फंसाने का काम कर रहे हैं कि और हम लोग फंसेंगे और वही 17 साल का फिर वही करेंगे। तो कहने का है कि कोई भी हालत से हम आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट 24 में नहीं लाएंगे। दूसरी चीज़ है, अगर हम गठबंधन का सरकार देखें, गठबंधन का सरकार अभी 5 साल हमारे माननीय हेमंत सोरेन राज किए, कुछ डेढ़ से 2 साल आपका कोरोना काल में गया और इधर देख रहे हैं काम करने का तत्परता आती है, लेकिन इनका भारतीय जनता पार्टी ईडी के चक्कर में उनको फंसा करके कोई ना कोई दिमागी रूप से भटकाने का काम कर रहा है। तो इनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि पार्टी सार्टी ठीक है, लेकिन अगर राज्य का विकास नहीं होता है तो हम कहते हैं कि माननीय हेमंत सोरेन को भी 6 महीना है, उसमें जितने भी स्थानीय नीति हो, रोजगार नीति हो, मैंने रोजगार निकाले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 6 महीना में काम करके दिखावे, ताकि 24 में इनका और राज आवे, और नहीं तो भाई वो तो जनता डिसाइड करे। तो यही है, हम राजनीतिक पार्टियों को भी मैंने आगाह करते हैं कि अपना काम को दिखावे, ना कि किसी का टिप्पा टिप्पणी करने से बहुत ज़्यादा आपका सीट मिलने वाला नहीं है। मैं आदिवासी सेना का संगठन सचिव राजेश लिंडा और माय माटी बचाओ मोर्चा का संस्थापक। तो इस तरह से हमने बारीकी से राजेश दादा से बात की। जिस तरह से हम सभी जानते हैं, आगामी 15 नवंबर को हमारा राज्य 23 साल का एक युवा बनने जा रहा है। मतलब कि 23 साल एक ऐसा उम्र होता है जहाँ पे एक युवा की सोचने, समझने
और बुझने और उनके कैरियर बनाने से लेके शादी विवाह जैसे दूसरी ज़िंदगी शुरू करने का समय पहुंच जाता है। परंतु इन 23 सालों में हमारा राज्य ने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया भी है, लेकिन अभी भी झारखंड की नवनिर्माण करने की बहुत आवश्यकता है। ऐसे ही हम विभिन्न मुद्दों को लेकर और भी विभिन्न सामाजिक संगठन या विभिन्न राजनीतिक अगुवाओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि 23 सालों में हमारा राज्य ने क्या कुछ पाया, क्या कुछ खोया। तब तक के लिए जोहार रहेगा। बाय।